नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए, किसान आंदोलन पर हमें बात करने का अधिकार मिलता है और इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मैं स्वयं किसान हूं। कब किसकी किसकी खेती करनी है, कब खेत में क्या डालना है, कितना खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है और कितना नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें है। हम प्रॉपर खेती करते हैं, हम किसान के लड़के हैं, इसलिए हमें इस किसान आंदोलन पर बात करने का अधिकार मिलता है। दूसरा कारण यह भी है कि हम इस देश के नागरिक हैं और अभी जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है उस पर भी हमें बोलने का अधिकार मिलता है एक देश के नागरिक होने के नाते। अब मैं जो बात कहूंगा वो अपना बात रखूंगा। किसी को इससे कुछ आपत्ति हो, कोई कमेंट करना हो, कमेंट बॉक्स खुला है, हम कभी कमेंट बॉक्स को ब्लॉक नहीं करते, लेकिन जेन्युइन डिस्कशन होनी चाहिए। अब बात आते हैं कि भाई अभी जो चल रहा है, ये जो सिनेरियो बना है अचानक से फिर पिछले 5-7 दिनों में, वो सिनेरियो एक फिर से ऐसा लग रहा है कि देश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों को ब्लॉक करने का, उसको कब्जा करने का एक बार फिर से पिछले बार जो हुआ था 26 जनवरी वाला कांड, उस तरीके के कांड करने का इनकी प्लानिंग है। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेतागण हैं कि भाई आपके अंदर में भी, आपके आंदोलन के अंदर में जो आपने फसल उगाई है, इतने लोग जो इकट्ठे किए हैं, उसके अंदर में जो खरपतवार घुसे हुए हैं, मैं किसान की भाषा में बात कर रहा हूं, जो खरपतवार इसमें घुसे हुए हैं उन खरपतवारों को चुन चुन के पहचान करके निकालिए। कोई मोथा है, कोई साई है, कोई फूल वाला जो घास है वो है, कोई अन्य घास है, कोई दूब है, तो उन सारे दूब, मोथा, साई और फूल वाले जो कांग्रेसी घास है उसको निकालिए। जो खलिस्तानी घुसे हुए हैं उन खलिस्तानियों को पकड़ करके आप निकालिए। मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूंगा, आप क्लिप सुनिए। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी बात ही बोल रहा हूँ। उस क्लिप में आपने किस तरीके से सुना कि एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में आप सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी मार दिए गए। इस तरह के बातों का हम किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते और मैं कहता हूं कि इस व्यक्ति को चिन्हित करके इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कहीं का भी हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, इसके ऊपर कार्यवाही तो बनती है। यह मेरा स्पष्ट स्टैंड है। दूसरा कि जो ये नैरेटिव चल रहा है कि अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता, भाई मैं किसान का लड़का होने के नाते ये बता दूं कि किसान अन्नदाता है एक लेवल तक, लेकिन वो सुप्रीम अन्नदाता नहीं है, वो भगवान नहीं है। उसका काम है अन्न उपजाना। हाँ, उसकी यदि कहीं कमी बेसी है तो उसकी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं में कमी हो सकती है। आप बढ़िया से अपने कृषि का इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराते होंगे, या हम भी नहीं कराते कई मामलों में, ये हो सकती है, ये कमी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई सब्सिडी चाहिए, वो सब्सिडी मांगनी जायज है, वो चलेगी। खाद में सब्सिडी मांगिए, जायज है, चलेगी। आप इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मानिए, वो भी जायज है, चलेगी। कुछ हद तक 10-20-50 हजार तक का लोन माफी आप यदि खेती करने के लिए उठाए हैं, फसल मारा गया, उस पर माफी चाहिए, वो भी जायज है, यहां तक जायज है। लेकिन यह कहना कि हम जो भी फसल उपजाते हैं, कुछ 23-24 फसलों के नाम किसानों ने रखे हुए हैं, उन सभी फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करे और उसके लिए कानून बनाए। बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यदि सारे अनाज को खरीदे सरकार, और जो भी किसानों की और मांग है जिसमें 10,000 रुपए तक की पेंशन है, बिजली बिल संपूर्ण माफ है और बहुत सारी चीजें हैं, यदि मांगों को जोड़ा जाए, उनकी आकलन लगाया जाए, तो यह मांग इतना होता है जितना भारत की टोटल जीडीपी का लगभग 90%। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत की टोटल जीडीपी का जितना भारत के पास पैसे हैं खर्च करने का, उसका 90% केवल किसानों के नाम पर उनके अनाज खरीदने के लिए सरकार ले ले, उसको खर्चा कर दे, अनाज उनका खरीद ले, और फिर उन अनाजों का करेगी क्या? फिर वो अनाज सरकार सब्सिडी दे करके मार्केट में बेचेगी।
या अभी जैसे 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है उस तरीके से मार्केट में पहुंचाएगी, और उसका दाम होगा 5 रुपए 6 रुपए किलो। आप करें कि आपके अनाज का दाम, जैसे गेहूं का मैं एग्जांपल लेता हूं, 25 रुपए 30 रुपए तय कर दिया जाए और सरकार उसको 5 रुपए 6 रुपए में आम जनता को देगी जो लोग, तो बाकी का जो 22 रुपया या 24 रुपया या जो भी 20 रुपया है पर केजी, वो भरपाई कौन करेगा? ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो हमारे आपके लोगों के टैक्स से आएगा, और सरकार और बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाएंगी। दूसरा कि यदि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देती है कि भाई गेहूं आज के बाद 30 रुपए से कम में कोई नहीं खरीदेगा, तो आप इमेजिन करिए कि आटा का दाम हो जाएगा 60 रुपए 65 रुपए किलो। तो जो 10,000 20,000 रुपया का जो रेवड़ी लगाने वाला व्यक्ति है, जो 10,000 20,000 रुपया में किसी फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी जीविका कैसे चलेगी? उसका अन्न पर जो कॉस्टिंग है वो लगभग दोगुना हो जाएगा। इसकी बात कौन करेगा? अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता, कोई अन्नदाता नहीं है। सरकार जो है ये बात जान ले, और किसान भी ये बात जान ले कि किसान कोई भी अन्न उपजाता है वो किसी को बेचता है, किसी को फ्री में दान नहीं करता। कोई भी अन्नदाता फ्री में दान नहीं करता। मेरे पास भी यदि गेहूं सरप्लस हो जाता है, किसी साल हो जाता है 35-40 क्विंटल हो जाता है, तो हमारे यहाँ 25-26 क्विंटल खर्चा हो जाता है, बाकी 10-15 क्विंटल बेचता है, तो हम बेचते हैं, फिर उस पैसे का हम लोग अगला सीजन में जो है कृषि में प्रयोग करते हैं। तो कोई अन्नदाता ऐसा अन्नदाता बना करके ऐसा लग रहा है कि ये कोई अन्नदाता नहीं है। अन्नदाता ऊपर वाला है। अगर बारिश के समय में उसने ओले बरसा दिया ना, तो तुम्हारी सारी अन्नदाता ही भुला जाएगी। एक लिमिट तक ही है। तो आप यदि किसान हैं तो उस बात को समझिए। लेकिन जो ये पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा के जो किसानों ने ये जो मोर्चा खोल रखा है, उसके कारण पर मैं आता हूं। देखिए, पंजाब में रैयत जो है वो बड़ी बड़ी है। बहुत सारे लोगों के पास जो खेती है वो 100 बीघा 150 बीघा 200 बीघा तक खेती है। गेहूं में खर्चे पड़ते हैं कम। इनके पास 2 बार पानी पटाना होता है या 3 बार पानी पटाना होता है। ट्यूबवेल सबके पास है। ट्यूबवेल में जो बिजली की है इनको सब्सिडी मिलती है। 2 बार यूरिया मार दिए, अगर 2 बोरा पर क्विंटल में यूरिया का है तो 3 बोरा मार देते हैं, और यूरिया मार के, पेस्टिसाइड मार के वो पर बीघा के रूप से 15 क्विंटल 12 क्विंटल 16 क्विंटल तक गेहूं उपजाते हैं। तो यदि किसी के पास 100 बीघे जमीन है तो वो 1500 क्विंटल 1600 क्विंटल गेहूं उपजा दिया। अब वो एक बार में उसको कैश कराना चाहता है कि एक बार में वो मार्केट में या सरकार को बेचे और उसके पास 30 लाख 35 लाख 40 लाख जो रुपया है वो उसके पास आ जाए। मैं ये पूछता हूं कि आप तो बेच के निकल जाइएगा, सरकार 35 रुपए 30 रुपए खरीद लेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो गैप है उसकी भरपाई कौन करेगा? यही तो मूल प्रश्न है, और इसीलिए सरकार इस पर प्रश्न खड़े कर रही है। सरकार इस पर मान नहीं रही है। दूसरे, आपके जो जेन्युइन मांगे हैं वो मांगे जायज हैं। बिजली में आपको छूट मिलनी चाहिए, मैं मानता हूं। खाद में सब्सिडी मिलनी चाहिए, यह भी मैं मानता हूं। जहां पे यूरिया या और जो पोटाश वगैरह जो होता है, पीएनपी जो खाद होता है, उस पे जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए, इस बात का मैं समर्थन हूं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया मंथली सैलरी बांध दिया जाए, एक तरीके से पेंशन, जिस किसान की उम्र 60 वर्ष हो गई। जी नहीं, वो बिजनेस कर रहा है, वो अपनी परिवार की जीविका पालन के लिए कर रहा है, उसको पेंशन कहां से देगी सरकार? 2-4 हजार रुपया अनुदान की बात अलग है। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया पेंशन बांध दीजिए, ये संभव नहीं है। यहां तो सरकार नौकरी करने वाले जो 60 वर्ष उम्र तक सरकार के किसी एक फर्म में यदि सेवा देते हैं, 40 वर्ष 35 वर्ष, उनको पेंशन ने सरकार नहीं देने से मना कर दिए हैं। उनके लिए एक अलग फंड बना दिया है, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम लगा दिया है, वो आप सभी जानते होंगे, जिसको बहुत सारे लोग न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। उनको नहीं देती। आप किस हिसाब से, किस मुंह से मांग रहे हैं? ये मांगे मैं जायज नहीं है, और जो मांगे जायज नहीं है मैं उनको बिल्कुल सिरे से खारिज करूंगा, ये संभव नहीं है। दूसरा नंबर, जो आप ये कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स को वेपनाइज करके, उनको मॉडिफाई करके, उनमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के हथियार बना करके जो दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आपको आंदोलन करनी है, निश्चित रूप से आप बहुत संख्या में जुटिए, जंतर मंतर पर जुटिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, कोर्ट में जाइए, या और बहुत सारे आपके
जो चीजें हैं वहां से कराइए, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? आप क्यों वेपन्स को लेकर के दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं? पहला सवाल ये है। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि अगर ऐसी ही स्थिति और सारे फर्म के लोग यदि करने लगे, सपोज करिए कि यदि आर्मी ये करने लगे कि भाई कल से हमको 2.5 लाख पर मंथ सैलरी प्रत्येक जवान को मिलनी चाहिए कम से कम, अन्यथा हम बॉर्डर खाली कर देंगे, और वो अपने टैंक्स और हथियार लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर जाए, क्या चाहते हैं आप? ये जो चीजें हैं ये कैसी आप परिपाटी चालू करना चाहते हैं इस देश में? ऐसे देश नहीं चलता कि आप गवर्नमेंट का कॉलर पकड़ के कहिए कि नहीं हमको ये दिया ही जाना चाहिए, हमको इतना दो, हमको इतना रुपया दो, ये दो, अन्यथा हम दिल्ली को घेर लेंगे, ट्रैक्टर निकालेंगे। ट्रैक्टर पर सब्सिडीज, थ्रेशर पर सब्सिडीज जो सरकारें दे रही हैं वो हमारे पैसे की सब्सिडीज हैं, और वो केवल और केवल आपको अन्न उपजाने के लिए ही दिया जा रहा है, ट्रैक्टर को हथियार बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बहुत लोग किसानों के मर्सिडीज पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप ये मर्सिडीज लेकर के क्यों आ रहे हैं, आप निश्चित रूप से गरीब किसान नहीं है। मैं थोड़ा सा उनको लिवरेज देना चाहता हूं, थोड़ा सा छूट देना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत किसान कोई धनी हो सकता है वो करोड़पति हो, इसमें कोई शंका नहीं है, हो सकता है उसके पास मर्सिडीज हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक अलहदा विषय है। लेकिन आपके अंदर में जो खरपतवार घुसा हुआ है, जो घास घुसा हुआ है, जो मोथा घुसा हुआ है, जो साई घुसा हुआ है, जो दूब घुसा हुआ है, उस दूब को निकालिए, खालिस्तान रूपी दूब को निकालिए, अन्यथा ये मामला कहीं दूसरी तरफ ना मुड़ जाए। केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही ये चाहिए या देश के अन्य किसान जो है वो भी चाहिए? हमें तो इस तरीके का कोई मांग नहीं है कि हमारे जो भैया हैं, जो पिताजी हैं या जो चाचा हैं, उनको आप 10,000 की पेंशन दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। नहीं, हम रियलिटी में जानते हैं कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। दूसरे नंबर कि आप जो कह रहे हैं कि सारे के सारे किसानों के जो लोन्स हैं वो माफ होने चाहिए। भाई तूने 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया अपने बेटे को कनाडा पढ़ाने के लिए या कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट में शामिल होने के लिए तूने भेजा है, तो उस कनाडा जाने के लिए जो 20 लाख रुपया तूने किसानी के नाम पर लिया है, उस 20 लाख रुपये को कैसे सरकार माफ करेगी? कोई किसान खेती गृहस्थी के लिए लेता है 10-20-50 हजार, 1 लाख तक लेता है। उसकी खेती में एक मुश्त एक सीजन में यदि खर्चा लगता होगा 1 लाख रुपया खर्चा लगता होगा, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया किसी भी किसान का खर्चा नहीं है। वो लोन किसी भी रूप में माफ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से माफ नहीं होना चाहिए, वो संभव नहीं है। ऐसे नहीं चलता बॉस। सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि इनकी कुछ मांगे जो जायज है उनको निश्चित रूप से माननी चाहिए। बिल्कुल उनके कुछ जायज मांगे हैं, लेकिन बाकी जो 80% जो नाजायज मांगे हैं उन पर मेरा भी मत वही है जो बाकी लोगों का मत है। इसमें आप विशेष कम्युनिटी वालों को शामिल कर रहे हैं, उनको पगड़ी बांध बांध के आप क्या ये मैसेज देना चाहते हो कि केवल पगड़ी बांधने वाला ही किसान है? ऐसे पंजाबी पगड़ी बांधने वाला केवल पंजाब के लोग ही किसान हैं, बाकी किसी भारत के किसी अन्य क्षेत्र में जो बसते हैं वो किसान नहीं है? बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के या अन्य दक्षिण भारत के लोग किसान नहीं है क्या? किसान हैं, वो रियल में अन्नदाता है। वो किसी को बंदूक भिड़ा के ये नहीं कहते कि हमें ये दो। आप जो कर रहे हैं वो डकैती है, उसे लूट कह सकते हैं, उसे रैंसम कह सकते हैं, फिरौती कर सकते हैं कि आप दिल्ली को, राजधानी को घेर करके और सरकार से फिरौती मांग रहे हैं कि हमें ये मांगे हमारी मान लो, अन्यथा हम ये कर देंगे, दिल्ली को उड़ा देंगे, लाल किले पर चढ़ जाएंगे। अभी भी तो वही भाषा बोल रहे हैं ना, इसमें जो कुछ शामिल खरपतवार हैं, जो खालिस्तानी हैं। कोई कह रहा है मोदी नहीं रहेगा 2-3 साल में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पुलिस से बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे आर पार की लड़ाई में भिड़े हुए हैं। अरे पुलिस हमारे ही भाई है, वो रियल में ओरिजिनल किसानों के लड़के हैं, वो खालिस्तानियों के लड़के नहीं हैं जो पुलिस में काम कर रहे हैं। हरियाणा में जो लड़के काम, हरियाणा पुलिस में जो काम कर रहे हैं वो किसान के लड़के हैं। वो किसान तो कभी मांग करने नहीं आया। केवल और केवल जो है किसान के नाम पर बड़े रैयत वाले, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इसमें आड़तीय घुसे हुए हैं और जो कुछ खालिस्तानी इसमें कब्जा किए हुए हैं, वही इसमें हैं। मैं सबको खालिस्तानी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ खरपतवार के रूप में घुसे हुए हैं, इस पूरे के पूरे आंदोलन की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं, वही खालिस्तानी। आप बात समझ जाइए। तो मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महोदय, आप लोग ऐसे खरपतवारों को पहचान करके अपने
जत्थे से, अपने जो संगठन के माध्यम से जो जो लोग हैं उनको चिन्हित करवा करवा के उनको बाहर करवाइए, और इस तरीके से गर्दन पकड़ करके किसी को हथियार भिड़ा करके फिरौती की तरह आप इसे मत प्रयोग में लाइए इस आंदोलन को। इकोनॉमी की आप ऐसी तैसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं जा पाएगा, कोई एम्बुलेंस है वो नहीं जा पाएगा। आप जिस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए ही पुलिस वालों को कांट बिछाने पड़ रहे हैं और गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। तो आप मिल बैठ करके बात करिए, सरकार बात कर रही है, मुझको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ हल अवश्य निकलेगा। कुछ मांगों को जो नाजायज मांगे हैं, यदि किसान संगठन छोड़ दें, मान जाएं, तो ये मामला सेटल हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन खालिस्तानियों, ये बात समझ लो कि जो तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो, जो इसमें शामिल होकर के मामले को भटका रहे हो लोगों को, और तुम अपने से एलिनेट कर रहे हो किसानों के जो चरित्र हैं, उसको तुम खालिस्तानी बनाना चाहते हो अपने कृत्यों की वजह से, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इस देश का 99% किसान उस आंदोलन में शामिल नहीं है। केवल 1% किसान जो है वो शामिल हैं, और उस 1% के भी कुछ हिस्से में खालिस्तानी घुस गए हैं। बिहार, हरियाणा, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बहुत सारे राज्य हैं, वहां के किसान वहां नहीं जा रहे हैं, या गए भी होंगे तो कुछ गिने चुने। बाकी इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है, विपक्षी इसमें फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी एक होती है फायदा उठाने की, मौके की फायदा उठाने की, ठीक है, वो भुनाना चाहते हो भुनाएं, लेकिन वो जो वायदे कर रहे हैं वो वायदे संभव नहीं है। फायदा उठाएं, लेकिन एक हद तक उठाएं, ऐसा ना हो कि कोई एक जो सीमा है वो सीमा ब्रीच हो जाए, वो सीमा टूट जाए और कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए। वो कांड होने से पहले ही इस मामले को समझ करके इसको निपटाना आवश्यक है। हालांकि आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या जो किसानों की मांगे हैं वो सभी के सभी मांगे जायज हैं, क्या सभी के सभी मांगे पूरा करने लायक हैं, या केवल ऐसे ही एक तरीके से सरकार से रैंसम मांगने की, फिरौती मांगने की ये टैक्टिक्स बन चुकी है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।